नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक बार फिर से एचएसएससी के विभिन्न प्रीवियस एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन हैं उनको आपके सामने लेकर के आए हैं। और उन क्वेश्चंस को हम डिटेल से वन बाय वन अलग अलग ऑप्शन को हम स्टडी करेंगे, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आगे आने वाले हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जनरल स्टडी के क्वेश्चंस हैं और विशेष करके साइंस के जो क्वेश्चन वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो आगे भी हम करते रहेंगे और भी टाइप के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को जनरल स्टडी के कुछ और क्वेश्चन के साथ में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 66 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पशु उत्तक तंत्र का एक भाग नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तकों की। उत्तक क्या होते हैं? उत्तक होते हैं समान संरचना वाली कोशिकाओं के समूह जो एक प्रकार के कार्यों को करते हैं, यानी जिनका कार्य भी समान होता है और रचना भी समान होती है। ऐसी कोशिकाओं का समूह वो कहलाता है उत्तक। तो उत्तक, जैसा कि अगर आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर आता है जिसमें पादप उत्तक यानी पेड़ पौधों के उत्तक और जंतु उत्तकों के बारे में विस्तार से दिया हुआ है, तो उन्हीं में ये पशु उत्तक भी दिए हुए हैं और पेड़ पौधों के उत्तक भी दिए हुए हैं, तो उनके बारे में पूछा गया है। तो हम डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन कि इनमें से पशु उत्तक तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो जो पशुओं के या जंतु उत्तक है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एपिथेलियम उत्तक या जिसको उपकला उत्तक कहा जाता है, एक होता है तंत्रिका उत्तक, और एक होता है पेशीय उत्तक, और एक होता है संयोजी उत्तक, जो चौथा ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ये 4 प्रकार के जंतु उत्तक होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि ये इनमें से कौन सा पशु उत्तक तंत्र का भाग नहीं है। तो ये डी वाला जो संवहन उत्तक है या वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो पशु उत्तक तंत्र का भाग नहीं है। ये किसका भाग है? ये पादप यानी पेड़ पौधों के सिस्टम का हिस्सा है। ये एक प्रकार का पादप उत्तक है, वेस्कुलर टिश्यूज जिनको बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर आते हैं संवहन उत्तकों के अंदर। और संवहन उत्तक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पदार्थों का परिवहन करवाते हैं पौधे के विभिन्न भागों के अंदर। तो ये संवहन उत्तक है, ये पौधों का उत्तक है, उनके अंदर पाया जाता है। जबकि पशुओं के उत्तक है वो 4 प्रकार के हैं, जीव जंतुओं के उत्तक वो 4 प्रकार के हैं। एपिथेलियम यानी उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और चौथा है संयोजी उत्तक। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है जो एपिथेलियल उत्तक है। अगर हम थोड़ा इनको और डिस्कस करें, एपिथेलियल उत्तक पशु उत्तक में होता है। ये क्या करता है कि इसका काम होता है शरीर के विभिन्न अंगों की सुरक्षा करना। तो ये शरीर के बाहरी अंगों की जो है प्रोटेक्शन करने के लिए उनके बाहर कवर बनाता है, कवरिंग बनाता है, आउटर लेयर बनाता है। ठीक है, तंत्रिका उत्तक जो है, तंत्रिका उत्तक हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, जिसमें मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु और उससे जुड़ी हुई तंत्रिकाएं, नर्व्स जो होती हैं वो शामिल होती हैं। और तंत्रिका जो कोशिकाएं हैं उससे मिलकर के बना होता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका उत्तक है, न्यूरॉन से बना होता है, और न्यूरॉन्स हैं वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं जिनको तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। पेशीय उत्तक है वो रेखित, अरेखित और हृदयक 3 प्रकार का होता है। पेशीय उत्तक रेखित, अरेखित और हृदयक 3 प्रकार का होता है, जिसमें से रेखित उत्तक है वो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं यानी वॉलंटरी क्रियाओं को कंट्रोल करता है और हमारी हड्डियों के साथ में जुड़ा होता है। जबकि अरेखित और हृदयक पेशी उत्तक जो 2 अन्य प्रकार के उत्तक हैं वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी जिन क्रियाओं के ऊपर हमारा कोई खुद का नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, तो बाकी इनके बारे में हम उत्तक वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर, द प्रेजेंस ऑफ विच ग्लैंड्स टू नरिश द यंग वन इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द मैमलिया क्लास। मैमलिया क्लास क्या है? कि मैमलिया क्लास यानी जो स्तनपायी वर्ग के प्राणी हैं उनके अंदर किस प्रकार का विशेष फीचर है या कौन सी विशिष्ट विशेषता है जो इसमें पाई जाती है। स्तनधारी वर्ग, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, स्तनधारी वर्ग में वो जीव आते हैं जिनके अंदर स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियाँ यानी जिनको दुग्ध ग्रंथियाँ भी कहा जाता है, मेमरी ग्लैंड या दुग्ध ग्रंथियाँ कहा जाता है। और ये ग्रंथियाँ जीवों के द्वारा अपने छोटे नवजात जो बच्चे होते हैं, यानी ऐसे जंतु जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, हालांकि इसमें 1-2 एक्सेप्शन हैं, बट ज़्यादातर जंतु है वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते।
तो वो अपने नवजात बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनके अंदर एक विशेषता होती है और स्पेशली ग्रंथियां होती है जिनको स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड्स या दुग्ध ग्रंथियां कहा जाता है। तो स्तनधारी वर्ग में उन्हीं जीवों को रखा गया है, ये उनकी पहचान है। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका स्तन ग्रंथियां हैं, दुग्ध ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड्स। इसके अलावा जो बाकी की ग्रंथियां के बारे में दे रखा है हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब एक इसमें दे रखा है अंतःस्त्रावी। अंतःस्त्रावी का मतलब क्या होता है? ग्रंथियां हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की होती हैं, एक होती है अंतःस्त्रावी, एक होती है बहिर्स्त्रावी और एक होती है दोनों टाइप की जो होती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? ये ग्रंथियां अपना जो स्त्रावण है वो सीधा रक्त के अंदर करती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां अपना जो भी पदार्थ छोड़ती हैं, द्रव्य पदार्थ छोड़ती हैं, जैसे जिनको हार्मोन कहा जाता है, वो हार्मोन सीधा रक्त के अंदर छोड़ती हैं और इनके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती, यानी ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्ट यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती विशेष जिनके द्वारा इनका प्रवाह होता हो, सीधा ही ये अपना प्रवाह किसके अंदर छोड़ती हैं? रक्त के अंदर छोड़ती हैं। तो ऐसी ग्रंथियों को अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। जबकि बहिर्स्त्रावी ग्रंथियों में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड डक्ट होती हैं और उन्हीं के द्वारा वो अपना स्त्रावण है वो करती है। ठीक है, अब जो थर्ड ऑप्शन है अधिवृक ग्रंथि। अधिवृक ग्रंथि, इसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि है, ये एक प्रकार का हार्मोन छोड़ती है। इसके बारे में डिस्कस करें तो ये एक हार्मोन छोड़ती है जिसको कहा जाता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ती है और ये एड्रेनलिन हार्मोन हमारे रक्त दाब को नियंत्रित करता है, हमारे रक्त दाब को नियंत्रित करता है। इसके अलावा इस ग्रंथि का एक और नाम दिया गया है जिसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट भी ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी लड़ो या फिर भागो ग्रंथि कहा जाता है। क्योंकि जब हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं तो ये एड्रेनल हार्मोन हमारे रक्त में स्त्रावित होता है और उसके कारण हम ज़्यादा खतरनाक चीज़ें देखते हैं तो उनसे डर जाते हैं और भाग उठते हैं, या फिर हम ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं उन चीज़ों से। तो इसलिए इसको कहा गया फाइट और फ्लाइट ग्रंथि भी कहा जाता है अधिवृक यानी एड्रेनल ग्रंथि को, जो एड्रेनल हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ती है। ठीक है, इसके अलावा जो चौथी बच गई वो पिनियल ग्रंथि है। पिनियल ग्रंथि क्या होती है? एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो हमारे मस्तिष्क के पास में पाई जाती है, जहाँ पर दो अन्य ग्रंथियाँ पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, हाइपोथैलेमस पाई जाती हैं, वहाँ पर ये पिनियल ग्रंथि वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। फर्दर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो पूछा गया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारा क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है या जेनेटिक मटेरियल जिसको कहा जाता है, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को या करैक्टर्स को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका पूरा नाम पूछा गया है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम को ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके बारे में दो चीज़ें और ध्यान में रखने लायक है। एक, इसकी खोज है वो किसी ने की थी, तो अगर खोज की बात आए तो वो की थी फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने करी थी। और इसका अगर मॉडल पूछा जाए कि डीएनए का जो मॉडल है वो किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल जिसको कहा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स का मतलब इस तरह से वो मॉडल है डीएनए का। ठीक है, तो वो किसने दिया था? तो वो दिया था वॉटसन और क्रीक ने। वॉटसन और क्रीक दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रीक, उन्होंने ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में वायु का प्रसार करने में मदद करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। केंचुआ जो है किसानों का मित्र कहलाता है क्योंकि ये जमीन को क्या करता है? भुरभुरा बना देता है और मिट्टी में रहने वाला जीव है केंचुआ, जिसको हम अर्थवर्म कहते हैं। फेरेटिमा पोस्थुमा इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। फेरेटिमा पोस्थुमा, ये वैज्ञानिक नाम है इसका, फेरेटिमा पोस्थुमा केंचुआ। और अगर पूछा जाए कि ये किस फाइलम से संबंध रखता है तो केंचुआ जो है एनिलिडा से संबंध रखता है। ये जीव एनिलिडा से संबंध रखता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। किसानों का मित्र कहलाता है और मिट्टी को क्या करता है? भुरभुरा बना देता है
और मिट्टी के अंदर रहने वाला जीव है, एनेलिडा से संबंध रखता है और वायु प्रसार में मदद करता है मिट्टी के अंदर। इसके अलावा हम तिलचट्टे की बात करें तो तिलचट्टा जो कॉकरोच होता है इसको पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इसका नाम आप पढ़ लेना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। और ये संबंध रखता है आर्थ्रोपोडा वर्ग से। ठीक है, ऐसे ही ये जो दीमक है यहाँ पर ऑप्शन में लिखा गया है, दीमक है, ये भी आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंध रखती है। और जो मेंढक है, मेंढक संबंध रखता है एनिमलिया के उभयचर वर्ग से संबंध रखता है। मेंढक क्या है? उभयचर है। और मेंढक के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मेंढक का हृदय वो कितने कक्षीय होता है, तो उभयचर का हृदय वो 3 कक्षीय हृदय होता है, मत्स्य वर्ग का 2 कक्षीय होता है, रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों का भी 3, और पक्षी और जो स्तनपायी वर्ग है उनका 4 कक्ष का हृदय होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की बातें हैं, इनके बारे में आप जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं, कीड़े मकोड़े यानी संबंध रखते हैं वो क्लास इंसेक्टा से। ठीक है, इंसेक्टा क्लास सबसे बड़ी क्लास या वर्ग है इस पूरी दुनिया के अंदर जीव जंतुओं के समूहों का, और वो संबंध रखता है आर्थ्रोपोडा वर्ग से। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो जगत का सबसे बड़ा समूह है, जंतु जगत का फाइलम आर्थ्रोपोडा या संघ आर्थ्रोपोडा जिसको कहा जाता है, उसी की एक क्लास है इंसेक्टा जिसमें कीड़े मकोड़े शामिल होते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्लास है और ये सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का, आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा में जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि इसके अंदर अर्थवर्म यानी केंचुए जैसे जीव आते हैं, जोंक जैसे जीव आते हैं, और एस्के हेलमिंथिस यानी इनको राउंड वर्म या गोल कृमि कहा जाता है। गोल कृमि या गोल गोल जो कीड़े होते हैं जानवरों और मनुष्यों के अंदर पाए जाने वाले गोल कृमि कीड़े होते हैं ये एस्के हेलमिंथिस में। ठीक है, तो इसके अलावा एक और ऑप्शन बच गया, वो है प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस को फ्लैटवर्म भी कहा जाता है। फ्लैटवर्म यानी ये चपटे कृमि कहलाते हैं, चपटा कृमि इनको बोलते हैं। चपटा कृमि या चपटे टाइप के कीड़े होते हैं, जैसे एक फीता कृमि है, फीते के जैसा होता है फीता कृमि, वो इसी से संबंध रखता है प्लेटी हेलमिंथिस से। तो ये एस्के हेलमिंथिस और प्लेटी हेलमिंथिस के जो जीव हैं वो सारे के सारे लगभग परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले होते हैं, और जीवों के एंडोपैरासाइट होते हैं यानी अंतः परजीवी होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इनके बारे में ये बातें ध्यान में रखनी है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि किस प्रक्रिया द्वारा स्थलीय पौधों में वाष्पीकरण के माध्यम से पत्तियों से जल वाष्पीकृत होकर, हाँ ये बात ध्यान में रखनी कि पत्तों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन या फिर स्वेदन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि पौधों के अंदर जो अतिरिक्त मात्रा में जल होता है वो वाष्प के रूप में पत्तियों के ऊपर जो रंध्र होते हैं, रंध्र यानी स्टोमेटा, उन स्टोमेटा के द्वारा है बाहर निकाल दिया जाता है और वो भाप बन करके वायुमंडल में वापस चला जाता है। इसी प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन या स्वेदन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। इसके अलावा ये जो ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब होता है किसी भी पदार्थ के साथ में रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, उसका ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें, एक है विसरण। तो विसरण क्या होता है? विसरण वो प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के कण अपने आप ही मिलने लगते हैं आपस में। पदार्थ के कणों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, वो अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर चलते हैं, उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर चलते हैं पदार्थ के कण और एक दूसरे के साथ में मिलते रहते हैं, तो उसको कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक कॉमन सा उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो इत्र होता है या धूप अगरबत्ती जो भी होती हैं, हम एक जगह पर जलाते हैं और उसकी महक है वो हर दिशाओं में फैल जाती है। तो ये क्या है? कि विसरण की प्रक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन दे रखा है स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण क्या होता है? कि किसी पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन होता है वो प्लांट्स के अंदर, जैसे पेड़ पौधों में क्या होता है, संवहन ऊतकों के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो वो क्या है? उसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं 1 by 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ डैश। तो इसमें पूछा गया है कि जो पादप कोशिका है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किसके द्वारा वो घिरी रहती है। हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। पादप कोशिकाएं हैं,
उनमें एक तो कोशिका झिल्ली होती है, जितनी भी कोशिकाएं उनमें सब में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है जो कि कोशिका को सुरक्षित रखती है और कोशिका के अंदर पदार्थों को आने जाने देती है। कोशिका झिल्ली जो होती है इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि ये पदार्थों के आवागमन में सहायता करती है। तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली के बाहर एक और अतिरिक्त परत होती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं के बाहर कोशिका झिल्ली के अलावा एक और परत होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है या कोशिका भित्ति कहा जाता है, जो एक दीवार का रूप धारण करती है और दीवार की तरह काम करती है पादप कोशिकाओं के लिए। ठीक है, इसके अलावा स्टोमेटा या रंध्र क्या होते हैं? ये पत्तों के ऊपर पाए जाने वाले ऐसे छिद्र होते हैं, पत्तों पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं जिनसे पौधा गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा वैक्यूल या रसदानी क्या होती है? ये पादप कोशिका के अंदर या जंतु कोशिका के अंदर पाए जाने वाले खाली स्थान होते हैं जिनमें क्या होता है, भोजन का भंडारण होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जंतु कोशिकाओं में छोटे साइज की होती हैं या नहीं भी होती, लेकिन पादप कोशिकाओं में वैक्यूल या रसदानी है वो काफ़ी बड़ी आकार की होती हैं भोजन के भंडारण के लिए। उसके बाद जो ऑप्शन बच गया यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जिसको क्लोरोफिल भी कहा जाता है, तो ये वो पदार्थ है, हरे रंग का एक वर्णक होता है और ये सहायता करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे की भोजन बनाने में सहायता करता है, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और उस प्रकाश ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इससे पौधा अपना भोजन बनाता है सामान्य जो पदार्थ हैं उनसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, क्लोरोफिल भी जिसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पौधों में जटिल स्थायी उत्तक का उदाहरण है। देखिए, पौधों में अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। एक होता है जिनको कहा जाता है विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक क्या होते हैं? विभाज्य उत्तक वो होते हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। तो ऐसे उत्तक, ये उत्तक पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं। पौधा क्या करता है? वृद्धि करता रहता है हर एक हिस्सा उसका, तो पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं विभाज्य उत्तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे टाइप के होते हैं, वो पौधे के अंदर होते हैं स्थायी उत्तक। अब स्थायी में दो प्रकार के होते हैं। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल स्थायी होता है और एक होता है जटिल स्थायी। सरल स्थायी तीन प्रकार के होते हैं जिनमें से आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यानी जो पौधे की साधारण संरचना बनाते हैं, बाहरी और भीतरी संरचनाएं बनाते हैं, वो सरल स्थायी होते हैं, जिसमें से दो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन प्रकार के सरल स्थायी उत्तक होते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपने नारियल का रेशा देखा होगा। नारियल का जो रेशा है वो स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का उदाहरण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो ये तीन प्रकार के सरल स्थायी उत्तक होते हैं। अब हम बात करें, यहाँ पर जो पूछा गया वो है कि इनमें से कौन सा जटिल स्थायी उत्तक है। पौधों के अंदर जटिल स्थायी उत्तक का उदाहरण है। तो जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम जिनको संवहन उत्तक भी कहा जाता है, ये क्या करते हैं? पदार्थों का परिवहन करवाते हैं। जाइलम है वो एक दिशा में प्रवाह करवाता है, जड़ से लेकर के पत्ते तक जो है पदार्थों का परिवहन करवाता है। जमीन में से वो जल और मिनरल्स लेता है, लवणों को लेता है और उसको पहुंचाता है पौधे की पत्तियों तक। जबकि फ्लोएम क्या है? फ्लोएम वो बहुदिशीय प्रवाह करवाता है, यानी मल्टी डायरेक्शनल होता है, और पौधों में जो भोजन बनता है पत्तियों में, उसको पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो ये इनके कार्य हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिनको संवहन या वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो यहाँ पे लिखा गया है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? ये पैरेन्काइमा का भाग होता है। एपिडर्मिस जो बाहरी परत बनाता है, पौधे की बाहरी सुरक्षात्मक परत बनाता है, उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। पौधे के अलग अलग अंगों की बाहरी जो परत है वो बनी हुई है जिन उत्तकों से, उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि पौधे और वायुमंडल के बीच में गैसीय आदान प्रदान है उसको नियंत्रित करने वाली पौधों के एपिडर्मिस में उपस्थित स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि स्टोमेटा या रंध्र ये क्या होते हैं? पत्ते की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों के द्वारा पौधों में अतिरिक्त जो पानी है
उसका ह्रास होता है जिसको ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इसके अलावा वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान है इन्हीं स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वायुमंडल और पौधे के बीच में गैसीय आदान प्रदान कैसे होता है, वो स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा होता है जो पत्तों के ऊपर उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम बात करें क्यूटिकल या उपचर्म। उपचर्म का मतलब है कि एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली एक सुरक्षात्मक परत होती है पौधों के अंदर, इसको कहा जाता है क्यूटिकल या उपचर्म। उसके बाद में ये जो लिखा गया है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या जो विभाज्य ऊतक, जो मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, विभाज्य ऊतक क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? ये वो टिश्यू होते हैं, वो ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, विभाजित होकर के नई कोशिकाएं जोड़ती रहती हैं पौधे के अंदर और पौधे की वृद्धि में सहायता करती हैं। इसके अलावा एक शब्द और दे रखा है ट्राइकोम। तो ट्राइकोम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ट्राइकोम क्या होता है? ट्राइकोम होता है हेयर लाइक, बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं, रूट हेयर भी जिनको बोलते हैं, कि जड़ों के ऊपर जैसे जड़ें हैं उनके बाहर ऐसे छोटे छोटे पतले पतले बाल जैसी रचनाएं होती हैं, तो उनको कहा जाता है ट्राइकोम। ट्राइकोम या बाल जैसी प्रवर्ध या रचनाएं वो कहलाती हैं ट्राइकोम। और ये जमीन से जल के अवशोषण में और खनिज पदार्थों के अवशोषण में पौधे की सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन कहाँ होता है? श्वसन के अलग अलग प्रकार हैं। एक होता है वायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, दूसरा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो होता है अवायवीय श्वसन। तो पौधों के अंदर पूछा गया है वायवीय श्वसन कहाँ पर होता है? पौधों के अंदर वायवीय श्वसन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर वायवीय श्वसन होता है और भोजन के जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है और भोजन से जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का भंडारण किया जाता है और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि वायवीय श्वसन यहीं पर होता है। तो भोजन से जो ऊर्जा मुक्त होती है ऑक्सीजन की सहायता से वो यहीं पर स्टोर होती है एटीपी के रूप में। इसके अलावा अगर नेक्स्ट ऑप्शन हम देखें राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होते हैं? प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्लास्टिड हम आपको बता चुके हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं? ये अलग अलग रंगों के वर्णक होते हैं जो पौधे की कोशिकाओं को रंग प्रदान करते हैं। दो टाइप के हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं फर्दर, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी वाइट पिगमेंट होते हैं, सफेद रंग के वर्णक होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो रंगीन वर्णक होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो इन्हीं में से एक वर्णक होता है। ठीक है, जो पौधे को हरा रंग प्रदान करता है, जो कि ऑप्शन ऊपर वाले में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट की श्रेणी में आने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जनरल स्टडी से रिलेटेड है, लेकिन हम उन आगे वाले क्वेश्चंस को बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जनरल स्टडी के जिनको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आगे और भी वीडियो लेकर के आएंगे जिनमें अलग अलग एग्जाम के अंदर आए हुए साइंस और जनरल स्टडी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद।